इतिहास लोक में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और अब 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक सुल्तान रहने वाला मोहम्मद तुगलक इतिहास की पुस्तकों में पागल के रूप में उल्लिखित है। इस रूप में उल्लिखित है कि उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का अत्यधिक सम्मिश्रण था। इस रूप में भी उल्लिखित है कि उसके स्वभाव में अत्यधिक असंतुलन था। वह बुद्धिमान दिखने की कोशिश करता था और नई नई योजनाएं बनाता था, और जब कोई योजना विफल हो जाती थी तो उस विफलता के कलंक को मिटाने के लिए फिर कोई योजना लेकर आता था। यह तो मैं कह चुका हूं कि बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, धर्म को समझता था, राजनीति को समझता था, भूगोल को समझता था, पदार्थ विज्ञान को समझता था, ज्योतिष को समझता था, यहां तक कि वह रहस्यवाद को समझता था। फारसी में कविताएं लिखता था, बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखता था। यह सब था, लेकिन दूसरा पक्ष अत्यधिक क्रूर था। लोगों को मारने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। फिर योजनाएं बड़ी बड़ी बनाता, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं उन पर वह विचार नहीं करता। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास उसके व्यक्तित्व में है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि इस तरह का विरोधाभास है कि वह योजना तो बहुत बड़ी बनाए लेकिन उस योजना को लागू करना उसे न आए, तो उसे पागल ही कहा जाएगा, क्योंकि वह उसके परिणाम भुगतता है। मोहम्मद तुगलक ने भी विभिन्न योजनाएं बनाई, उनको लागू किया और सभी योजनाओं में विफल रहा। उसकी एक भी बड़ी योजना सफल नहीं हुई। अब अनेक विद्वान कहते हैं कि साहब योजना बहुत अच्छी बनाई, अब कार्यान्वयन नहीं कर सका उन योजनाओं का व्यवस्थित रूप से, तो कुछ तो उसका दोष था, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी। समझदार व्यक्ति, समझदार सुल्तान वही होता है जो उस समय अपनी कार्य कुशलता का प्रदर्शन करे जब परिस्थितियां विपरीत हों, और कम से कम उसे यह अनुमान लगाना तो आना ही चाहिए कि मैं यह काम करने जा रहा हूं तो इसमें ये बाधाएं आ सकती हैं। तो हमने उसकी 3 योजनाओं का जिक्र किया। एक तो उसने दोआब में कर वृद्धि की और दोआब को बर्बाद कर दिया। अब उस बर्बाद हुए दोआब को आबाद करने के लिए एक कृषि संबंधी प्रयोग किया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। 2 करोड़ टंका बर्बाद करके वह बैठ गया। इन दोनों योजनाओं को आप चाहें तो एक योजना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी जो योजना थी वह उसकी राजधानी परिवर्तन की योजना थी, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। और उसने दिल्ली की जनता को जब यह आदेश दिया कि तुम लोगों को यहां से अपना डेरा उठा लेना है और देवगिरी में जाके बसना है, दौलताबाद में जाकर बसना है, उसने यह नहीं सोचा कि लोगों को इससे कष्ट कितना होगा।
उसे कोई दया नहीं आई, उसे कोई तरस नहीं आया। मुझे अ, बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत मशहूर शेर है ये, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो राजधानी परिवर्तन का उसका प्रयोग विफल हो गया, उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। अब हम उसकी एक और योजना की बात कर रहे हैं, और वह भी बड़ी चर्चित योजना है। इसमें भी उसे नुकसान हुआ, और वह योजना है उसके राजधानी परिवर्तन की योजना, उसकी दुआब में कर वृद्धि योजना, उसका कृषि संबंधी प्रयोग, इनसे अलग सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना। अब सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? आप यूं समझिए कि बाजार में जो मुद्रा, जो करेंसी चल रही है, उसको किसी दूसरी मुद्रा से विस्थापित कर देना, मुद्रा संबंधी सांकेतिक प्रयोग होता है। अब जैसे चीन में कुबलाई खां ने सोने चांदी के बदले और कागज की मुद्रा चलाई, ऐसे ही ईरान में गैबातू खां ने चमड़े की मुद्रा चलाई। सोना चांदी ले लो और चमड़े से अपना काम चलाओ। यही काम मोहम्मद तुगलक ने किया। उसने जो चांदी का सिक्का था, जिसको टंका कहते थे, उस सिक्के को तांबे या कांसे से बदल दिया कि अब आप मान लीजिए कि आप 10 चांदी के सिक्कों से कोई चीज बाजार में जाकर खरीदते हैं, तो आप उसे 10 पीतल या तांबे के टंके देंगे तो वह आपको उतनी ही चीजें देगा, कम नहीं दे सकता, क्योंकि यह सरकारी व्यवस्था है। इसे आप यूं समझिए। तो उस समय जो चांदी का सिक्का चलता था उसको तो कहते थे टंका, और तांबे का सिक्का चलता था उसको कहते थे जीतल। उसने क्या किया कि चांदी के सिक्के की जगह, चांदी के सिक्के की जगह या तो तांबा काम में लिया, और या उसने कांसा काम में लिया, और कहा कि भाई अब आपको ये चीज काम में लेनी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक जीतल अब एक टंका हो गया था। आप इसको यूं समझ सकते हैं। तो सुल्तान की यह योजना क्यों बनी? क्या जरूरत आ पड़ी थी सुल्तान को कि उसे यह सब करना पड़ा? 2-3 बातें हैं, और बातें सारी सही हैं। हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि मोहम्मद तुगलक ने कोई योजना खराब बनाई। प्रश्न यह है कि यह योजना आपने कब बनाई? यह भी मान लिया कि उस समय की कोई आवश्यकता हुई होगी, दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, और सुल्तान सोचता था कि चांदी के जो सिक्के चल रहे हैं बाजार में, वे सिक्के यदि महल में आकर जमा हो जाएं तो हमारे पास चांदी बढ़ जाएगी। मान ली बात। बर्नी कहता है कि उसने जो है वो वह विचार इसलिए किया कि उसकी
कुछ योजनाओं में खर्च ज्यादा हो गया था और वह दुनिया को जीतना चाहता था, विजय अभियान करना चाहता था और इसके लिए उसे धन चाहिए था और वह चांदी के रूप में इकट्ठा करना चाहता था। यह भी हो सकता है कोई भी सुल्तान ऐसा कर सकता है। बाजार में जो चांदी चल रही है उस चांदी को यदि वह तांबे से बदल दे तो चांदी उसके खजाने में आ जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में, दुनिया के बाजार में, और सुल्तान की कद्र बढ़ेगी, उसके राज्य की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये बात हम मानते हैं। लेकिन आप योजना बनाते समय आपने, चलो सिक्के बदल दिए, आपने कह दिया कि अब चांदी की जगह तांबा चलेगा और तांबा दोगे तो जितना सामान चांदी के बदले आता था उतना सामान आ जाएगा। मान लिया, अच्छा किया। लेकिन आपने ये जो मुद्रा बदली, उस समय यह विचार क्यों नहीं किया कि इस मुद्रा के जैसी मुद्राएं लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे यह भी कहा जाता है कि यह कोई नया प्रयोग नहीं था। मैं तो खुद कह रहा हूं कि कोई नवाचार नहीं है। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं को इतिहास की पुस्तकों में इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे मोहम्मद तुगलक ने कोई नए काम किए हो। मोहम्मद तुगलक के नवाचार, काहे के नवाचार? यदि वह दुआब में कर बढ़ाता है तो कर पहले भी बढ़ाए गए हैं। प्राचीन भारत में आप देख लीजिए, अनेक बार कर बढ़े हैं। और प्राचीन भारत तक क्यों जाते हो? इसके कुछ पहले ही तो अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, उसने भी तो टैक्स बढ़ाया है। आपको वसूली करनी आनी चाहिए, आपको परिस्थिति देखनी चाहिए। खैर, और फिर कृषि संबंधी नया प्रयोग। भारत में तो कृषि विज्ञान रहा है, विज्ञान माना गया है। कितना साहित्य उपलब्ध है हमें प्राचीन भारत का कृषि के संबंध में। तो क्या नया प्रयोग है? और ये मुद्राओं का परिवर्तन तो होता रहा है, दुनिया में होता रहा है। इसी के समय मैं बता रहा हूं, चीन में हुआ और उसके ईरान में हुआ। अब चीन का तो, ईरान का तो विफल हो गया था, चीन का विफल क्यों नहीं हुआ? भाई, उस आदमी ने क्या किया, कुबलाई खान ने लोगों को कहा कि ये कागज की मुद्रा है और ये कागज की मुद्रा सोने चांदी की मुद्रा के बराबर चलेगी, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारे पास जो सोने और चांदी की मुद्रा है उसको भी काम ले सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि बाजार एकदम खाली नहीं हुआ। फिर उसने ये व्यवस्था कर ली कि न तो शाही बाजार में जाने दूंगा और न कागज बाजार में जाएगा जिसके नोट बन रहे हैं। ये तो योजना होती है, इस तरह से योजना बनती है। आपने योजना बनाई और आपने कह दिया कि अब जो है चांदी के सिक्के के बराबर तांबे के सिक्के होंगे या कांसे के सिक्के होंगे, जो भी है। आपने जो भी चीज चलाई है, भाई क्या है कि बर्नी लिखता है कि मिस धातु के सिक्के बने, तो मिस तांबे को कहते हैं। लेकिन जो फरिश्ता है वह लिखता है कि बिरंज काम में लिया गया था, बिरंज कांसे को कहते हैं। तो कांसा मतलब तांबा और उसमें टिन मिला देते हैं, या तांबे में जस्ता मिला देंगे तो पीतल हो जाएगा। यानी जो भी हो, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने चांदी के बदले में एक मिश्रित मुद्रा काम में ली थी। आप ये समझ लीजिए, इससे ज्यादा हमें नहीं देखना है। खैर, तो फिर आप यह व्यवस्था करते कि नकली मुद्रा नहीं बने, लोग नकली सिक्के नहीं ढाले। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी। यद्यपि सिक्कों के सुधार में वह शुरू से ही लगा हुआ है, वह नए नए सिक्के भी लेकर आ रहा है। लोगों ने तो उसको सिक्कों का बादशाह तक कहा है, सॉरी, सिक्कों का सुल्तान तक कहा है उसको। बादशाह तो मुगल काल में पढ़ाऊंगा, बात करूंगा मैं बादशाहों की। तो खैर, तो अब
आपने वो व्यवस्था की नहीं। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने घरों में सिक्के ढालने शुरू कर दिए। ये कहते हैं कि प्रत्येक सुनार का घर है वह टकसाल बन गया। लोग ले जाते पुराने बर्तन भांडे और धातु के बने हुए और कहते इनके सिक्के डाल दो, मैं सिक्के डाल देता। अब उन सिक्कों का मूल्य क्या रहा फिर बाजार में? हालत यह हो गई कि लोग तांबे के सिक्के लेने को तैयार ही नहीं है और दुनिया भर का तांबा इकट्ठा हो गया। तो फिर इलाज क्या है? जब आप इस तरह की योजना बना रहे हो कि आपके सिक्के की नकल कोई कर सकता है, तो फिर आपने क्या अच्छा किया? आपको टकसालें अपने नियंत्रण में रखनी थी। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर मैं पढ़ के सुनाता हूं। वह जनता से उम्मीद यह कर रहा है कि जनता, खासतौर से मुस्लिम जनता, धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर, धार्मिक भावना से भरकर और सिक्के चलाएगी। इसलिए वह सिक्कों पर क्या लिखवा रहा है, मैं बोल रहा हूं। उसने सिक्के पर, मेरे पास ये हबीब निजामी की किताब है, वो बताते हैं कि उसने लिखवाया, मुहर शुद्ध टंका राय दर रोजगारे बंदाए उम्मीदवार मोहम्मद तुगलक। मुहर शुद्ध टंका रायज दर रोजगारे बंदाए उम्मीदवार मोहम्मद तुगलक। यानी मोहम्मद तुगलक दैवी कृपा का इच्छुक, ईश्वरीय कृपा का इच्छुक के समय यह सिक्का चला। अब इस कलाकारी का मतलब क्या है जब सिक्कों की नकल हो रही है? तो यहां तो बुद्धिमानी लगाई आपने, अच्छी बात है। और फिर आपने आगे क्या सिक्के में यह भी लिखवाया अरबी में कि जो सुल्तान का आज्ञा पालन करता है वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। यह मतलब उसने लिखवाया कि जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करो तथा पैगंबर और अपने शासक का सम्मान करो, का आज्ञा पालन करो। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन लिख रहा है वो। यह बात हमने मान ली। लेकिन किसी भी मुद्रा की सफलता की शर्त यह होती है कि जनता उसको स्वीकार कर ले। जनता ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि क्योंकि नकली माल आ गया बाजार में। अब लोग चांदी के सिक्के लेने को तो तैयार हैं, लेकिन देने के लिए वे फिर तांबा आगे कर देते हैं। यानी भारत के विदेशी व्यापार का सत्यानाश हो गया उस समय। आप ये देखिए, विदेशी व्यापारी जब भारत से माल खरीदते हैं तब तो वे तांबा दे रहे हैं, कांसा दे रहे हैं, और जब उनसे भारत वाले लोग माल खरीदते हैं तब वे बदले में चांदी मांगते हैं, सोना मांगते हैं, चांदी सोने के सिक्के मांगते हैं। तो अब व्यवस्था सारी चरमरा गई। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि सारी व्यवस्था चरमरा गई। अनधिकृत व्यक्ति यदि सिक्के बना रहे हैं तो उनके दंड की व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर यह किया सुल्तान ने, उसको लगा कि मामला बिगड़ गया तो वह घबरा गया। अब या तो वह यह कह दे कि मैं बंद कर रहा हूं तांबे के सिक्के, चांदी के चलेंगे। तो लोगों ने चांदी के सिक्के तो दबा लिए थे, घरों में गाड़ दिए थे खूब सारे। अब वे कहां से निकाल के लाएंगे? लोगों ने चांदी के सिक्कों को गला के बर्तन बना लिए थे, रख लिए थे, सुरक्षित भविष्य में काम आएंगे। देखो, लोगों को यह समझाना बहुत कठिन है कि चांदी और तांबा एक बराबर है। यानी वे एक ही बात मानते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, चांदी चांदी होगी, सोना सोना होगा, और तांबा तांबा होगा, कांसा कांसा होगा। ये समतुल्य कैसे होंगे? सम मूल्य इनका हो कैसे सकता है? नहीं समझ में आया लोगों के। तो अब यह विश्वसनीयता ही नहीं बनी मुद्रा की। जब विश्वसनीयता नहीं बनेगी तो फिर सारा ढांचा ही चरमरा जाएगा, क्योंकि मुद्रा चलनी तो पब्लिक में ही है ना, लोगों के बीच ही तो चलनी है। तो
मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से चीन में कुबलाई खान ने प्रयोग किया, वैसे प्रयोग आप करते तो शायद आपको सफलता मिलती। अब हुआ ये कि सुल्तान को लगा बाद में कि ये तो पूरा बाजार बिगड़ गया है, कितने ही तांबे के सिक्के ले जाओ लोग माल ही नहीं देते हैं। अपन सुनते हैं ना कई बार कि महंगाई कहीं ऐसा ऐसा न हो कभी कि लोग बोरा भर के रुपए ले जाएं और थैला भर के सामान लाएं। हालत वैसी हो गई थी। तो अब यदि वह बंद कर दे तांबे के सिक्के तो बाजार ठप, बाजार एकदम ठप, कुछ चले ही नहीं बाजार में, बाजार पहले से बुरे बुरे हाल में था। और फिर सुल्तान की सल्तनत की साख खराब होती है। लोगों ने कहा साख खराब हो जाएगी, तो फिर क्या इलाज है? तो इलाज यह है कि लोगों से आप तांबा ले और बदले में चांदी सोना दो। तो उसने फिर यह घोषणा की कि साहब आप तो तांबे के सिक्के दे जाइए और चांदी के सिक्के ले जाइए, सोने के सिक्के ले जाइए। अब क्या हुआ, दिल्ली के पास तुगलकाबाद में पहाड़ बन गया तांबे के सिक्कों का। जो नकली सिक्के थे वे सारे सिक्के लोग लेकर गए सुल्तान के आदमियों के पास और बदले में उनको चांदी के सिक्के दे दिए गए, सोने के मांगे उनको सोने के दे दिए, उनके मूल्य के बराबर के। इस तरह से बहुत नुकसान हुआ। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि उसके सामने आर्थिक संकट था और उसने खजाना भरने के लिए, उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए और यह प्रतीक मुद्रा चलाई, उन लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि यदि यही बात होती तो वह तांबे के या कांसे के सिक्कों के बदले और लोगों को सोना चांदी कहां से दे देता? उसके पास नहीं होता तो उसके पास बहुत था। वह तो यह चाहता था कि भाई दुनिया के बाजार में चांदी की कमी हो रही है तो अपन चांदी इकट्ठी कर लें, चांदी की व्यवस्था हमारे पास हो जाए। दूसरा ये कि योजनाओं में खर्चा तो वह कर ही चुका था, दान पुण्य करने पर उतरता था तो पागल की तरह दान करता था, तो फिर पैसा तो चाहिए ही था। इतना कुछ करने के बाद भी उसका खजाना जो है ना वह खाली नहीं था। बस आपको यह ध्यान रखना चाहिए, वह कोई दिवालिया नहीं हो गया था। कोशिश उसने बहुत की, पहले से ही वह कोशिश तो कर ही रहा था। उसने, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे सोने का सिक्का है उसका वजन बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो गया कि चांदी के सामने उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो गई। ये अनुपात है वह हम देखें यदि तो ये अनुपात कम होता जा रहा है दोनों के, सोने और चांदी के बीच का उसके समय में। लेकिन अब जब आपने अपनी मुद्रा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की तो फिर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया। अब यहां हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, यहां तो जिसके पास था न तांबा वही निहाल हो गया। और सबसे ज्यादा निहाल तो होते हैं अमीर लोग। जब भी मुद्रा परिवर्तित होती है तो ये जो धनी और पैसे वाले लोग हैं वे सबसे पहले अपनी व्यवस्था करते हैं। तो धनी और पैसे वाले लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि मुसलमान नहीं हो, हिंदू मुसलमान सभी थे और सभी ने इस चीज का फायदा उठाया। हमें यह देखना पड़ेगा। और फिर ये जो गड़बड़ हुई बाजार में कि नकली सिक्के आ गए और खूब आगे बर्बादी हो गया। सुल्तान तो एक बार तो व्यवस्था भंग हो गई, खजाने से बहुत धन बाहर निकला। तो इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी चाहिए थी ना। उसने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसने दंडित नहीं किया नकली सिक्के बनाने वालों को। सुल्तान था, कोशिश करता तो ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों को तो पकड़ ही सकता था, लेकिन उसने एक ही बात की कि जो हो गया सो हो गया, सल्तनत की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। तो लोगों को दंडित न करने की कीमत पर आप सल्तनत की प्रतिष्ठा रख रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो क्या है कि मुख्य कारण यही है कि जनता ने चांदी को जमा करना शुरू कर दिया, तांबा निकालना शुरू कर दिया। और
लोगों ने भू राजस्व का भुगतान भी जाली मुद्रा में किया। इसके अलावा जो जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने तांबा दे दे के हथियार खरीद लिए, इससे भी नुकसान हुआ। और विदेशी व्यापारियों ने धोखा दिया। धोखा क्या दिया? वे तो अपने लाभ के लिए काम करेंगे। जब वे भारत से चीज खरीद रहे हैं तो तांबा दे रहे हैं नकली, और जब भारत के लोग उनसे चीज खरीदना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि चांदी लाओ या सोना लाओ, हम ये नहीं करेंगे। तो खैर, ऐसी कुछ बातें हैं जो इस राजधानी परिवर्तन के संबंध में थी। और यदि कोई सुल्तान अपने राजकोष को उन्नत बनाने के लिए ऐसा करता है तो गलत नहीं है, ये हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सुल्तान को नए नए प्रयोग करने का शौक भी था। वह कोई न कोई नई चीज लेकर आता ही रहता था और बड़े जोश में आता था, लेकिन बाद में उसका जोश है वह ठंडा पड़ जाता था। और सबसे जो बुरा नुकसान हुआ, जो तात्कालिक नुकसान हुआ, यह हुआ कि बाजार खत्म हो गया, बाजार टूट गया हिंदुस्तान का। तो इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जब बाजार टूटेगा तो फिर वह 1 साल 2 साल 3 साल में ठीक नहीं होता है, उसको टाइम चाहिए, समय लगा और वह ठीक हुआ भी। तो इस तरह से अच्छा, फिर एक काम और भी उसको करना चाहिए था, कम से कम उन लोगों के प्रति तो विनिमय के नियम बनाने ही चाहिए थे जो विदेशी थे। दूसरे देश के लोग भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं तो विनिमय का एक निश्चित फार्मूला देना चाहिए था उसको, इतने के बदले इतना। ये उसने किया नहीं। तो जैसे 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 काम चलता रहा वैसे ही काम चलता रहा, कोई बड़ा परिवर्तन उसने नहीं किया। अच्छा, सोने का भी वजन भी उसने, सोने के सिक्के का वजन भी बढ़ाया, 175 ग्रेन से उसने 200 ग्रेन कर दिया ताकि भाई चांदी का महत्व बढ़े, लेकिन बाद में उसे वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से कुल मिलाकर उसके राजधानी परिवर्तन के काम से जो नुकसान हुआ, उसके कृषि संबंधी प्रयोग से जो नुकसान हुआ, उसके ये जो दोआब में कर वृद्धि से जो नुकसान हुआ, उसी कड़ी में आप उसकी सांकेतिक मुद्रा से संबंधित योजना को भी जोड़ लीजिए, इसमें भी उसको नुकसान हुआ। यह जरूर है कि वह जो राजधानी परिवर्तन वाली जो बात है, लोग कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन में खर्चा हो गया बहुत ज्यादा, इस वजह से किया। तो राजधानी परिवर्तन इसके बाद की घटना है। खैर, तो इस तरह हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक एक बार फिर विफल हो गया, और यह विफलता उसे इस बात से बचा नहीं सकती कि लोग कहें कि वह पागल था। भाई, आप इतना देखिए, यह देख लीजिए कि जब वह मरा तो बर्नी ने लिखा कि जनता का उससे पीछा छूट गया और उसका जनता से पीछा छूट गया। किसी सुल्तान के लिए यह लिखा जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि लोग उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे, जनता प्रसन्न नहीं थी। तो यह मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा से संबंधित योजना थी जिसकी हमने बात की। अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसकी अन्य योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। अभी हैं हमारे पास चर्चा करने के लिए उसकी कुछ योजनाएं। तो तब तक, जब तक हम फिर मिले, अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे और मोहम्मद तुगलक की नई योजनाओं के साथ मिलेंगे।
धन्यवाद।